आचार्य अंतरंग जी। जी प्रभु। शुरू करना है। जी हाँ, ये 16 विद्याएं और 64 कलाएं। थोड़ा सा परिचय दे के शुरू करें, इनवाइट करें सबको। मेरी मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ। अभिषेक जी, लगता है आचार्य जी गायब हो गए। जब तक आचार्य जी आए, मान्यवर शास्त्री जी, मे- मेधातिथि गणपति शास्त्री जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। आई होप आई एम ऑडिबल, श्री जी। यस यस यस। हाँ, ओके। अंतरंग जी आया। अंतरंग जी आया अभी। हेलो, आचार्य अंतरंग जी। जी जी जी, अभी मेरा नेटवर्क चला गया था। आई हैव कनेक्टेड अगेन। या आई अंडरस्टैंड। ओके। या अभी मैं अभी आवाज ठीक है क्या? जी हाँ, जी ठीक हाँ, है। आवाज ठीक है। ठीक, शुरू करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तबोद्रवं जगद्गुरु तुभ्यमेव स्मृतये। नमस्कार। सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ गुरुकुल शिक्षा पद्धति के जो हमारी 16 संस्कार, 16 विद्याएं और 64 कलाएं जो होती थी, यानी उसका आज जो डाइल्यूशन हुआ और जो शिक्षा पद्धति जो आज चल रही है, उस शिक्षा पद्धति में हमारा जो जीवन था, वह जीवन एक ध्रुवीकरण जो होता था, वह प्रकृति के साथ है, जिसको कि हम समझ सकते हैं कि मैं जो स्वयं हूँ, यानी अहम ब्रह्मास्मि के भाव, उस भाव के साथ शुरू होती थी गुरुकुल। यानी बचपन से माँ के गर्भ से, गर्भ संस्कार के पहले से वह जो संस्कार है, जो हमारे 16 संस्कार, 16 विधियां, हाँ, वह सब दी जाती थी। तो बच्चा गर्भ में जो रहता था, तब से वह शिक्षा शुरू होती थी। यानी माँ का जो जीवन है, वह उससे परिचय है। और उसके बाद बच्चे के जन्म होने के बाद करीब करीब 5 वर्ष तो होता ही है, और 18 महीने पूर्ण होते हैं।
तो उसको हम जो आज के मॉडर्न साइंस में उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मेमोरी, कि जो हमारा जो अ, मन है उसका जो पंचकोश की शिक्षा जो रहती थी, जो इन विद्याओं में निपुण ये होता था, विद्यमान होता था। इसमें सबसे पहला जो अन्नमय कोश है और प्राणमय कोश है, उसके बाद जो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, वह उसकी उसकी ज्ञान शुरू होती है करीब 5 वर्ष के बाद, जब हमारे संस्कार जो प्रारब्ध के संस्कार से अलग होकर जो जो अब वह संस्कार जो कि संसार में रहने वाले संस्कार दिए जाएंगे, तो उसके प्रारंभ में जो आध्यात्मिकता है उसकी जागृति के लिए 5 वर्ष की उम्र में जो दीक्षा हुई थी, वह दीक्षा दीप ज्ञानम जतोदया पापम कुर्या तथोक्षय तस्मा दीक्षेति सवृत्ता सर्वतंत्र से सुनी। यानी ऐसी दीपक जलानी जो हमारे जो जीवन के जो बंधन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मिश्रे घृणा शंका लज्जा कुल, इन षड्रिप अष्टपाद बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी जो स्वयं का ईश्वर के साथ एकाकार होने की जो भावधारा, वह भावधारा की पूरी साधना। एक तो पहले हमने बताया कि माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती थी, और उसके बाद बच्चे के जन्म होने के बाद 5 वर्ष तक तो वह उसकी शिक्षा दीक्षा चेतना के साथ, जो चैतन्य है जो हमने पंचकोश में जो आनंदमय कोश, उस आनंदमय कोश के साथ वह चल रही। अब वो आनंद है कि आनंदम ब्रह्म क्या, यानी अभी जो आनंद का जो समझ, वह लोग खुद से ढूंढते हैं। आनंद को ब्रह्म के साथ नहीं दे पाते हैं, यानी सुखम अनंतम आनंदम आनंदम ब्रह्म, अनंत सुखी आनंद है, इसके साथ में को रिलेट नहीं करते। तो इसीलिए वह जो पूरी विद्याएं हैं, वह विद्याएं अंत में हम उसको आज शिक्षा में नहीं देते। वह ये अभी का जो शिक्षा है वो क्या है, जब हमने कहा कि यह 5 वर्ष की उम्र तक आनंद में कोर्स की शिक्षा, और फिर उसके बाद जब दीक्षा हो गया 5 वर्ष की उम्र में, जैसा आगम निगम भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारा आचरित प्राज्ञो धर्मान्य दुर्लभ मनुष्य जन्म पद पदो मत, यानी 5 वर्ष का बालक जो है उसको अब संसार के ज्ञान आने लगेंगे, इसीलिए उसको संसारिक ज्ञान में आध्यात्मिकता के साथ अब उसके संस्कार डेवलप होंगे, और उसी में उसको 64 कलाएं तो अलग अलग तरीके से अलग अलग उम्र की हिसाब से सिखाई जाती है, जिसमें कि सबसे पहला चीज है कि उसको जो प्रकृति के साथ जीने के लिए उसकी जो शरीर विज्ञान उसे शुरू हो, और उसके बाद उसका फिर प्रकृति के साथ जीने का, उसमें जो गौ गौ सेवा का जो जो कला था वो उसके साथ फिर प्रकृति, फिर उसके बाद बाकी जो जितनी विद्याएं थी, तो वह गुरुकुल जो गया, यानी ये सारी जो कलाएं थी, वह उसको बदला बहुत कम ही समय में मैकॉलेज शिक्षा जो 1835 के बाद, और बहुत चंद समयों में उन्होंने परिवर्तन, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि अभी जो जो आज जो हम इंजीनियरिंग देखते हैं और या जो मॉडर्न मेडिकल साइंस देखते हैं, इन सबों का ज्ञान उनको 16 वर्ष की उम्र तक है, और यह सब गुरुकुल में ये सारी कलाएं उनको मिल जाती थी। जो गोदावरी नदी पर जो ब्रिज बना हुआ है वो गुरुकुल के बच्चों ने डिजाइन किया, अंग्रेजों के लिए। तो इस तरह से हमारे जो विद्या थी, जो विज्ञान था, इसको कि हमारे अ, आज डॉक्टर मुकेश स्वर्णकार जी ने प्रस्तुति किया था, और उस प्रस्तुति में बहुत सारी बातें उन्होंने बताया कि किस तरह से आज उसको वापस लाने के लिए विद्या की आवश्यकता। तो अब यह होगा कैसे, इस पर थोड़ा सा बात करें, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब बोलना नहीं चाहता।
अब इसमें आज की मॉडर्न एजुकेशन में अभी स्थिति इतनी विकृत हो गई कि ना तो वो 16 संस्कार की ज्ञान होती है, ना तो 16 संस्कार देने वाले वो हमारे पंडित के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से जो भी आज हो सकता है वह भी वो नहीं बताएंगे। और हमारे आचार्य पंडित वगैरह भी उसको जीवन के व्यवहारिक जीवन में उसे पालन नहीं करते। जैसे हमारा नामकरण संस्कार है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको नाम क्या देना है और कैसे उसको हर कुछ भी नाम बुलाना शुरू, जैसा दिख रहा है उसे बात आपस में डिसाइड कर ली, और उसके जो संस्कार हैं, प्रारब्ध, उसके कर्म फल हैं, उसको उसकी राशि है, उसको नहीं देखता है, उसको नहीं समझता, और सीधे उसका नामकरण भी नहीं होता। कोई तो मुन्ना, गुड्डी, पिंटू, इस तरह के नाम जिसका कि कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं है, और न ही उसके कोई संस्कार से, उसके कर्म योग से उसका जुड़ाव है, और उसको ऐसा नाम। अब आया दूसरा कि जो उसके बाद जो उसकी विद्या होती है, वह विद्या में वह इस आज की शिक्षा पद्धति में वह पूरी तरह किताबी ज्ञान, बुकिश नॉलेज की तरफ जाता है। और आंतरिक ज्ञान जो हमने आपको बोला पंचकोश की बात, जो हमारे 66 कलाओं के माध्यम से दी जाती थी, तो वह सारी ज्ञान जो होता था वह होता था आनंद में कोश में। और विज्ञान में कोश भी उनका जागृत होता था। विज्ञान में कोश में कलात्मकता का मन होता है। इसलिए देखिएगा, बच्चों को आप अगर संस्कृत पढ़ाएंगे, बच्चों को अगर आप जो भी कला में डालेंगे, संगीत है या आप पेंटिंग है, तो उसमें तुरंत वह उसमें आगे बढ़ने लगेगा। और जितनी वैदिक इच्छा है उसमें जाए आगे बढ़ते हैं। और फिर 5 वर्ष के उम्र के बाद जो प्रकृति के साथ जीने के जो सामंजस्य में जो जीवन जीना होता है, वह उसमें फिर उसमें उनका मन लगने लगता है। और 5 से 12 वर्ष तक का, या जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है, जब तक उनका जो हार्मोन चेंज होता है, और तो जो प्रजनन के ग्रंथियां हैं, सेक्सुअल ग्लैंड है, वह जब डेवलप तब तक नहीं होती है, तब तक उनको करीब करीब जो पूरी जो यह विद्या कलाएं यह दे दी जाती है, और वह उसको पूरी तरह ग्रहण करने लगते हैं। इसीलिए क्योंकि जो उनका विज्ञान में कोश है वह जागृत होता है। और विज्ञान में कोश को दबाने का पूरा जो प्लान्ड एजुकेशन सिस्टम था मैकॉले का, जिन्होंने स्टडी किया इस पूरी शिक्षा पद्धति को, कि किस तरह से ये शिक्षा जो पंचकोश आधारित शिक्षा है वो किस तरह से इसको मनोमय कोश पर ला कर सकते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल माइंड। अति मानस कोश यानी जो इंट्यूशनल माइंड है, जो मेधा वाला जो है, प्रज्ञा वाला जो है, जो भगवत गीता में स्थिति प्रज्ञता का जो मन की बात करे गए हैं, और जो योग की बात है जिसमें कि मिलन का है ईश्वरीय भाव के साथ, जो ज्ञान प्राप्त करने का है, जिसको कि प्रकृति में जब हम कहते हैं शिव शक्त्यात्मक ब्रह्मा, शक्ति सा शिव शक्ति, यानी पुरुष और प्रकृति, जो हमारा अद्वैत वेदांत है, उसमें पुरुष यानी चेतना बचपन से ही आ गया उसके जन्म से, और उस चेतना के बाद जो ब्रह्म भाव है, उस ब्रह्म भाव के साथ उसकी प्रकृति के साथ उसका मिलन हो सके, वह मिलन का ज्ञान उसको मिलता है साधना के साथ, उसके व्यवहारिकता में। जैसे गौपालन, अब गौपालन है तो गाय को वह जीवन का एक अभिन्न अंग समझकर बच्चे को देखता है। उसी प्रकार हमारी जो पंच महाभूत प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उस सबों में ईश्वर दिखता है उसके साधना के कारण। और उस माँ धरती माता को किस तरह से उसका सृजनात्मक विकास होगा, और या उसी प्रकार चाहे वो अग्नि है या वायु है या आकाश है, जिसका विध्वंस आज हुआ। और ये डेवलपमेंट के नाम देखिए, जो प्रोकोल्ड विज्ञान है जिसमें रेडियो एक्टिविटी आया, और रेडियो एक्टिविटी में उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन कर दिया, वह किसने अधिकार। और फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग आया, वह बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यह सब का अधिकार किसने दिया, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने।
और इसको सो कॉल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। और आज के जो हमारे जो मॉडर्न बच्चे हैं, जो यह बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, जो जिन्होंने इस प्रकृति को खराब करने का काम किया है, उनका आज आज देखिए कि किस तरह से हमारी पूरी जो खाद्य पदार्थ है और पूरा जो प्रकृति जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको किस तरह से खत्म किया। तो यह सब बचपन से हम सीखते थे। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हुए मैं यही चाहता हूँ कि अब इसको आज की इस मॉडर्न शिक्षा में, जहाँ पर 2020 में इस पंचकोश जो मैंने बात किया, उस शिक्षा के लिए यह चर्चा हुई और पंचकोश आधारित 16 ये 64 कला और 16 संस्कार यानी 16 विद्याएं सिखाने की जो बातें थी कि किस प्रकार पंचकोश आधारित शिक्षा होगी, अब वह 2020 में लागू है। लेकिन अभी तक कोई मॉडल स्कूल नहीं जहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन के बीच में दिया गया। आचार्य बालकृष्ण जी उसके बोर्ड मेंबर हैं। अब मैं उनसे मिलने गया था इसी गुरुकुल के लिए बात करने, तो उन्होंने कहा कि यह मॉडर्न एजुकेशन में संभव नहीं है। और आपको बता दूं कि जो उनके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वह, और या साध्वी ऋतुम्बरा दीदी माँ से भी मैं मिला, तो वहाँ पर तो हमने अपनी बेटी का दाखिला भी कराया, लेकिन वहाँ भी इसी मॉडर्न एजुकेशन के ही भंवर में बचे। और वहाँ पर तो पेरेंट्स ने वो बहिष्कार कर दिए संस्कृत का, और वहाँ 9वीं से संस्कृत जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सीबीएसई बोर्ड में, वह बच्चे नहीं पढ़ते हुए वृंदावन, और वहाँ कोई टीचर नहीं है संस्कृत। ये हालत है हमारी उनके उनके द्वारा जो गुरु लोग हैं इस धरती पे, इस भारतवर्ष, और उनके द्वारा जो गुरुकुल चलाया जा रहा है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे होगा मॉडर्न एजुकेशन। और नहीं तो फिर उसका गुरुकुल कैसा चलता है अलग से, वो उसका कोई भगवा वस्त्र धारण करके वो गुरुकुल चलाया जाता है, जहाँ पर इतनी ज्यादा एक विडंबना है कि मैं जब वृंदावन में गया और एक गुरुकुल के मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, तो हमने कहा कि यहाँ पर किस प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, तो बोले यहाँ सिर्फ जन्मना ब्राह्मण बच्चे पढ़ते हैं। यानी जो बच्चे जन्म से ब्राह्मण है वही। यानी हमने जब कर्मणा ब्राह्मण का जो कॉन्सेप्ट बोला कि कर्मणा वश्ल होती कर्मणा हो ब्राह्मणा न जच्चा वश्ल होती न जच्चा हो ब्राह्मणा, तो जो माँ जो है ब्राह्मणी माँ, उसका बच्चा अगर कर्म से क्षत्रिय गुण रखता है तब भी वह उसको कहा जाएगा कि ब्राह्मण। तो इसीलिए कोई भी दूसरी जाति का बच्चा जन्मना जाति के, यानी ब्राह्मण जाति से अगर नहीं आया तो वहाँ नहीं पढ़ सकता। ऐसे कई गुरुकुल हैं और वही चल। तो ये इस तरह का जो जातिवाद वाला जो बेस ब्राह्मणवाद वाला जो गुरुकुल है, अब इस तरह के जो शिक्षा देंगे कि वही वेद पढ़ सकते ऐसे। अब आइए कि अगर इसको हम लोग एक अलग से, हाँ आचार्य बालकृष्ण जी की बात बता रहा था, तो उन्होंने बोला कि इसमें नहीं हो सकता, इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया हम लोगों ने, अलग बोर्ड। अब उस अलग बोर्ड में हम नहीं करेंगे, तो अलग बोर्ड में कौन पढ़ेंगे, किसके बच्चे पढ़ेंगे। इसीलिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हम लोगों को इस मॉडर्न एजुकेशन में अगर लाना है इस शिक्षा पद्धति को, तो कैसे लाना जरा उसका मैं मेरे मन में जो कार्यक्रम है और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो यह है कि पहला लेवल, मैं पिछली बार भी बातचीत किया था कि पहला लेवल की जो गर्भ संस्कार योग, यानी जो माता और पिता जो विवाह होता है उसके पहले, विवाह से पहले ही पति पत्नी को हम लोगों को देखना होगा परिवार कैसा बने। यानी परिवार सही बनने के लिए हम लोगों को, आचार्यों को, सभी प्रबुद्ध लोगों को जागरूक करना होना होगा कि अच्छा परिवार बने। उसके बाद तो परिवार होगा तो बच्चा आएगा, तो साधना करें वो लोग पति पत्नी दोनों, और उनके उनके जो प्रारब्ध हैं और कर्म हैं और प्लस उनकी प्रकृति है, प्रकृति वात पित्त का तीनों को ये हो गया। उसके बाद उनका फिर माँ जब गर्भ धारण की उस समय से जो मैंने बताया कि उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई, तो श्री भाई जो हैं उनसे पता चला कि वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। हम लोग भी, मैंने भी, जो हमारे गुरुकुल जिससे मैं आचार्य बना आनंद मार्ग से, वहाँ भी हमने देखा कि इस पर ध्यान दिया कि किस तरह से
बच्चे जो आते हैं उनके संपर्क में, तो उनके माता पिता के साथ संपर्क बना करके किया जाता है, और साधना करने के लिए पति पत्नी को प्रेरित करके उनके बच्चों के अंदर संस्कार देते हैं। यहाँ से ये गुरुकुल शुरू। दूसरा, कि अब जो जितने आचार्य हैं जो घरों में जाते हैं, जितने पंडित हैं, उनको ये ड्यूटी लेना पड़ेगा कि वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। और इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी उनकी। हम लोगों को एक करिकुलम बनाना होगा, जिस करिकुलम में जो घर में जाते हैं पंडित आचार्य जो भी हैं, जो पूजा कराते हैं अलग अलग पद्धति से जाते हैं, तो उनको एक इस तरह के ज्ञान की, जैसे कि इसमें वो इन विद्याओं को, जो 16 विद्याएं और 64 कलाओं को किस प्रकार दे सकते हैं, उनकी योग्यता है। और जो माताएं हैं और जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन, वह भी गुरु का काम कर सकते हैं, और उनको भी हम लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि ये, इसीलिए एक सिलेबस डिजाइन करनी पड़ेगी जिस पर काम बहुत लोग कर रहे हैं, और उस पर एक सिलेबस डिजाइन करके स्टैंडर्ड करके उसको एक्शन प्रोग्राम में लानी। सरकार से मान्यता कब मिलेगी हमें पता नहीं, लेकिन एक स्टैंडर्ड हम जैसे जो हम लोग जो अभियान में हैं यहाँ के आज लोग, हम लोग हर सभी लीडर्स मिल करके इस पर प्लान करते हैं। और जो हमारी जो ब्लॉक डेवलपमेंट, ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम जो है, वह उसमें नाम कितना अच्छा दिया है, माँ बाप। यह माँ बाप वाला ही काम है कि इसके हम लोग उसका अवेकनिंग के लिए गुरुकुल न्यूक्लियस। और ये गुरुकुल न्यूक्लियस कहाँ से होगा? वह घर से होगा, माता पिता के द्वारा होगा, और जो सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा होगा। तो पहले गुरुकुल होंगे, और दूसरा आचार्य और पंडितों के द्वारा होगा। आसपास के जितने मंदिर, जितने जितने वहाँ पर कोई भी योग केंद्र हो, या आयुर्वेदाचार्य हों, योगाचार्य हों, और फिर संस्कृत आचार्य हों, जो भी जिस तरह के आचार्य हैं, जितने भी आचार्य हैं, उन सबों के द्वारा यह शिक्षा पहुंच रही है, तो वह उनके द्वारा घर में पहुंचे। अब तीसरा है कि हम लोग जो अ, ये जो मंदिर होते, मंदिरों में लोग दर्शन करेंगे, तो वहां पर भी यह इसकी कुछ ऐसे अनुष्ठान, ये वीकली हम लोग साप्ताहिक रूप से या महीने में एक बार इस तरह का कार्यक्रम शुरू करें कि वहां पर लोग बैठ करके इस ज्ञान को प्राप्त करें। और चौथा, जो इतने आजकल आज जो ट्रेंड है, उसमें योग शिक्षक जितने हैं, जितने योगाचार्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वह इसको ले सकते हैं। और यह लेकर के, चूंकि हम व्यवहारिकता की बात करें, वह इसको इस ज्ञान को लेकर अपने योग केंद्र में, या अपने जो वो लोग घर घर जा करके भी सिखाते हैं, तो उनको ये सिलेबस पता रहेगा, तो वह भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करेंगे। और अंत में बचिया शिक्षक, हमारे जो आज के जो मॉडर्न शिक्षक हैं, जो लोग भी भारतीय संस्कृति और इस जो आध्यात्मिक संस्कृति है, जो धार्मिक संस्कृति है, जो पूरे विश्व भर में, या जो लोग भी स्वीकार कर रहे हैं वह इसको पालन कर रहे हैं, वैसे उस इस संस्कृति को अपनाने वाले जितने भी शिक्षक हैं, जो स्कूल के टीचर्स हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों को भी इसको अपना करके और स्कूल के करिकुलम के अंदर में इसको लाया जाए। और इसके अलावा पांचवा जो ग्रुप है, वह है जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, वह अपने मॉडर्न लाइफ स्टाइल में भी वह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए मैं दो उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण जो आपका जो स्कूलों में अगर टीचर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो उसमें मैं जीवा पब्लिक स्कूल में मैंने देखा कि वो लोग उन लोगों ने शुरू ही किया, तो उनके गुरु ने, जो उनके फाउंडर हैं जी, उन्होंने यह बोला कि आपको मॉडर्न एजुकेशन के बीच में संस्कृत और भगवत गीता बच्चों को, और आयुर्वेद बच्चों को, इस प्रकार उन लोगों ने बचपन से उनको पढ़ाना शुरू किया। और मैंने उन बच्चों से मुलाकात किया है, तो लोग सीख रहे हैं, और उनके बीच में ही जो टीचर्स इच्छुक हैं उनको वो सिखाया जाता है। करिकुलम इस तरह से उनके बीच में दी जा रही है। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए पंचकोश आधारित शिक्षा के लिए उनको मॉडल किया है। यह जीवा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद दिल्ली में। ओके। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा
ई योगी गुरुकुल के से कॉरपोरेट के बीच में ही, जैसे अभी हमारे डॉक्टर मुकेश स्वर्णकार जी जैसे लोग हैं, उसी प्रकार वो एक सज्जन है, ये राजेश जोशी जी, आयरलैंड में एक इंजीनियर है। वह यहाँ से पढ़ कर गया, 25 वर्षों से आयरलैंड में है, और उन्होंने ई योगी गुरुकुल, ऑनलाइन गुरुकुल शुरू किया है, और इस तरह की जितनी चीजें हैं मॉडर्न एजुकेशन के बीच में डालने की कोशिश की। ये पांचवा टीम, ये मतलब जो कि आज के जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने हुए, वह अपने बच्चों में, आसपास के बच्चों में, स्कूल के बच्चों में, फिर उसके बाद जितने मदर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो भी इच्छुक लोग हैं, उनको इस धर्म की, जो सनातन धर्म है, भगवत धर्म, उसकी शिक्षा देने का कार्यक्रम। अंत में जो छठा कार्यक्रम है, जो सबसे मुश्किल काम है, और उसी पर हम लोगों का ध्यान जाता है, गुरुकुल की बात होती है। मैंने 5 जो बताया, उसके बाद छठा है कि आप जमीन लीजिए, आपका गुरु, आपका गौशाला होगा, वहाँ पर आपके ये कृषि होगी, आयुर्वेदिक कृषि होगी, फिर उसके बाद वहाँ ग्रामोद्योग होगा, योग और आयुर्वेद की पढ़ाई होगी, और उसी के बीच में गुरुकुल शिक्षा चलेगी। यानी आप पूरा इन्वेस्टमेंट करें, और फिर उसके बाद वहाँ बच्चे आए, और फिर वहाँ शिक्षक हो, और फिर उसका मतलब करोड़ों का एक बजट बने, तब जाकर वो गुरुकुल चलेगी। तो बहुत मुश्किल का काम है, जिसको हमने छठे आया। लेकिन इसकी आवश्यकता जरूर, इसकी आवश्यकता ये है कि हम लोगों को, जो आज युवा है, और जो यह कार्यक्रम के लिए अपने टॉर्च बेरर बनना चाहते हैं, जैसे हमने यह बीड़ा उठाया, और जब मैं समझा तो हमने गृह त्याग करके, और आज मैं 30 वर्षों से भ्रमण पर ही हूँ, लेकिन मैं अभी तक पीछे नहीं हटा, और इस गुरुकुल को स्थापित करने के लिए लगा ही हुआ हूँ। आदि शंकराचार्य ने तो 16 वर्ष यात्रा करके उसको स्थापित कर दिया, जो स्थापित करना चाहिए। मैं आज इस, जो भी आज समय है, कलयुग जिसको कहते हैं, वह आज इतना संघर्ष है कि मैं कोई भी गुरुकुल नहीं बना सका, जैसा मुझे। इसीलिए इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि जितनी युवा शक्ति है, आज युवा शक्ति को, आज इस सांसारिक व्यवस्था में नहीं रह करके, अगर यह प्राकृतिक व्यवस्था में, जहाँ पर गौशाला, ग्रामोद्योग और प्राकृतिक जीवन के साथ रहने की व्यवस्था मिल जाए, और वहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग हो जाए, तो गांव गांव में हम लोग व्यवहारिक गुरुकुल का कार्यक्रम कर सकते हैं, 3-5 वर्ष। जी धन्यवाद। इनवाइट करें और सदस्यों को, और आचार्य। जी प्रभु, अभी और हमारे साथ जो जो भी वो कौन है अभी, और गणपति शास्त्री जी ने, आप कृपया बात कीजिए। हाँ, नमस्ते आचार्य आचार्य अंतरंग जी, आनंद जी। I hope I can start. यस प्लीज। Shri ji, I hope I Yes, dear can sir. start now. Yes, please, please. Oh, okay. नमस्ते, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करना चाहता हूँ। तो मैं क्या प्रेजेंटेशन किया था उसका आगे लिखना चाहता हूँ। एक दो तीन आइटम में छोड़ा था, ये गुरुकुल में, हमारा गुरुकुल में क्या क्या रहेगा बोल के। वो गुरुकुल में ये, it will be a free gurukula, and no one will be paying any fees to gurukula. And one more thing is, और एक बात, ये उधर 10 गुहा रहेगी तपस्या करने के लिए। ये कायकल्प कुटी होता है ना, वो उसका आधार पर ये गुहा रहेगी, 10 गुहा रहेगी तपस्या करने के लिए। और ये समस्या
समस्याओं को to find the solution to the problems arising in the, from the, many side of the society. So, ये है, ये गुहास रहता है ना, वो गौशाला जैसा है वो. It is part and parcel of Gurukul. So this is what I wanted to just add. Other thing is that 64 कला विद्या, चतुष्षष्टि कला विद्या कौन सा है, क्या क्या है. पहला मेरा इसी से कला विद्या को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ. उसका पहले मैं विद्या क्या है इसको डिफिनीशन देना चाहता हूँ. हमारा इसमें विद्या बोले तो जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् जायते द्विजः. ये इससे ये क्लियर हो जाता है कि विद्या बोले तो एक आदमी को पशु से वेरी गुड ह्यूमन रियलाइज्ड ह्यूमन बीइंग करने के लिए, आत्म साक्षात्कार हुआ आदमी होने के लिए दिया गया शिक्षण को हम विद्या बोलते हैं. ये मॉडर्न विद्या में जॉब लेने के लिए शिक्षण बोलते हैं, विद्या बोलते हैं. ये हमारा इसमें विद्या आत्म साक्षात्कार का डायरेक्शन में जाने के लिए विद्या बोलते हैं. ये कौन कला विद्या 64 कला विद्या बोले तो क्या है. इधर कला बोले तो इट इज नॉट आर्ट, इट इज पार्ट, PART. ये एक भाग है, एक अंग है. विद्या के लिए 64 अंग है. वो एक एक करके मैं 18 को मैं इधर लिस्ट किया हूँ 64 में. Rest may not be, it may not be possible for me to explain also, and so it may take longer time, and it is difficult to convince everyone, or difficult to explain it to everyone, so that it touches them. Maybe I don't have that education which I can explain it to everyone. According to me, it is a highly technical world. Vedas, then only we will be able to understand. That is my opinion. So, out of 64, I have, I am going to mention only 18 today. The first one is the Vedas. Vedas are the first and the foremost, all the 4 Vedas. And the second one is Vedangas. Vedangas include Shiksha, Vyakarana, Chandas, all these things. And second one is Vedangas. And the third one is Itihasa. Itihasa is history. History बोले तो ये हम स्कूल में पढ़ता है ना, वो हिस्ट्री नहीं है. ये इतिहास बोले तो रामायण महाभारत को हम इतिहास बोलते हैं. जय इतिहास, रामायण महाभारत का मूल ग्रंथ है जय इतिहासम. ये वो इतिहास है, और दूसरा इतिहास रामायण है. और न्याय बोले तो जुडिशियरी और लॉ. and Pakakarmam is cooking, and Dhatu Vadam is metallurgy, and Khani Vadam is mining, Rasavadam is chemistry, Vanijyam is commerce, Pashupalanam is animal husbandry. And I would like to bring it to your notice that there is one Vanijya Suktam in Atharva Vedam. And Vedas are also in favor of having
material life, good material life. They don't know, none of us are, none of these literatures say you don't have a good life. It is a proof that Vanijya Suktam is a proof that we should have a good material life also. And Pashupalanam, animal husbandry, that is Pashupalanam, Krishi, agriculture, Aushadhi Siddhi is medicine, Sangeeta, Natya, Chitrakale, music, dance and creative arts, and mechanics or mechanical engineering, civil engineering, Khagola Shastram, Jyotisha, Ganita Shastra, and yoga. And these 18 almost includes from what we call it as artificial intelligence, genetics engineering, computer science, medicine, and aerospace engineering, and aerospace engineering, and what is that? जीव शास्त्र, दैट इज बायोलॉजी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, इसमें आता है। वो शरीर शास्त्र भी बोला गया है, वो उसमें आता है। ऋग्वेद का 164 सूक्त में दीर्घतमा औचत ऋषि का दर्शन हुआ मंत्र है, 54 मंत्र से, उसमें ये मोस्ट ऑफ दी AI एंड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग आता है। उसका बारे में वही बोला, उस समय में ही बोला गया है। ये 64 विद्या में कवर किया गया है। वो क्यों ये 10 गुहा रखा गया है हमारा पाठशाला में, गुरुकुल में, कि ये इंटरप्रिटेशन करने के लिए तपस्या करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं आता है, ये क्या है, इसका सिलेबस क्या है, क्या 64 विद्या में क्या क्या टीच करना चाहिए, बोला तो वो तपस्या से आना चाहिए। तपस्या बोले तो फॉरेस्ट जाके ट्री का पेड़ का नीचे बैठने का एक ही तरीका नहीं है, इसमें भी तपस्या है। वो फाइंड आउट करने के लिए तपस्या करना पड़ता है, उसके लिए वो गुहा हमारा इसमें है। गुहा में बैठ के करने का एक ही तरीका तपस्या नहीं है। मैं और एक बार बताता हूँ, और किसके लिए कि हम गुहा रखा है, वो उसके लिए है, वो तपस्या करने के लिए। वो उसका टू फाइंड आउट सम ऑफ दी deepest meanings and deepest interpretations of some of the concepts in Vedas, we may need such a kind of environment to find out what it is, and to find the solution to the Vedic solution to the some of the problems. That is why वो गुहा रखा गया है। उसके लिए ये मेरा निवेदन है, ये मेरा प्रेजेंटेशन है आपका। इसमें ये गुरुकुला में गुरुकुला में पढ़ा, the one who has studied in Gurukula can also be employed in this thing. Only he may need to have language skill of English or whatever, any European language, or Japanese or Russian, or such kind of things. Otherwise, this is also covered in all the Gurukula Vidyas taught in Gurukula. It is not only mantras or Vedas that will be taught. There are so many other things. I have concised this to 18 so that my time is saved, everyone's time is saved. This 64 Vidyas is not art of doing something. It is part of complete Vidyas.
So 64 parts have been made, and each part is derived from basically from Vedas. They are not from Puranas or Smritis even. So it is all derived basically from Vedas. No other scripture. The oldest literature of the world, that is the Vedas, it is derived, these Vidyas are derived from them, and we can find the reference back to them, to each one of them. So the best example is the Kutubuna, for the Dhatu, the Dhatu Vidya, that is for metallurgy. Kutubuna is not rusting even today because it is built of metal. So it is because of that metallurgical technology which we had in those days. It is not only that, it is also in a temple in South India, in South India. There is a Dwajastambha which is 1,000 years old. It is made of iron and it is not rusting. So in the same way, we have lot of such examples even in history long ago, which they have built aircrafts, Pushpaka Vimanas, and aircrafts, and there is a Vijnana even in Vedas wherein you can fly in the Manovega. And there was one person by name Thembe Maharaj. There was one person by name Thembe Maharaj. His name was Vasudevananda Saraswati Swamiji. He used to be in Kashi, Banaras, and he used to take bath in Banaras and come back to Krishna River in South India within seconds. What do we call? Can we call it as aerospace? And there are so many other proofs which, I may not be able to give you the example of that. In the same way, we have everything that is even beyond what has been found out even today. And we used to travel to the other Saura Mandalas, not only the Surya Mandala that we are living in. And there are proof. And we had aeroplanes which could carry that. We can call it as aeroplanes, or it may be something else. It was technical-wise, we had, it was advanced technology, and it was a perfect technology, wherein there was no this thing. It did not pass on to generation because of its did it with from his own tapasya. Tapasya is not just sitting in a forest. He used it as a technology. He used his education to create an aircraft. There may not be one way of having an aircraft. We could have had aircraft in different ways. That is also mentioned in Vedas. So Vedas are the basics for all these 64 Vidyas, Chatushashti Kala Vidyas. So that is why Veda is taught in Vedas are taught in the beginning, so that there, at the age of 5, when a child starts their education, at the age of 5, it grows in such a way, and the child develops in such a way that the best of the best IITians cannot be matched to them when they are completed their education in Chatushashti Kala Vidyas and Shashti Kala Vidyas by the age of 21, from 5 to 21. A student who comes out of Gurukula. And the best example is Chanukya for that. He is a product of Takshashila. Bhaskaracharya, who gave the telescope to Bhaskaracharya, who said there are 9 grahas and there are so many stars.
We need telescope to find out other graha now. And they had their vision. From their eyes, they could find out. They had inner vision. Varahamiracharya is also a product from that. And there are innumerable people whose name we do not know, who was far better than Chanakya, Bhaskaracharya, Varahamiracharya, Aryabhata. And there are Sushruta, Vagbhatacharya, who are, whom we know today. Innumerable people who have contributed to the society, who has contributed to the kingdom in those days, Desha, for the nation. Nation was first, and this was taught in every Gurukula. Every student was ready to give their life to the whole nation. If you go to any college, ask them, are they willing to join army or navy or this compulsorily? People won't do that. They don't even do a self-service on Gandhi Jayanti day. And I had been to a school and a college this time, and we did service, and then students are not taught. That is the level of nation first in the college and the school. In today's education. So this was because of the Bala, and this comes as a specialty. So this is what I understand from this thing, and I am, implementing all of them. And if anybody wants to know what is the syllabus for all these things, and this has to be referred to these scriptures in old libraries. You might find, if you don't find it, you have to create one through tapasya only. So thank you very much for the time and listening to me. I don't know to what extent I am going to, I have been able to touch everybody. That's it. Thank you very much. आचार्य आगे बढ़ाएं, मैं किसी और कार्यक्रम में अभी व्यस्त हूँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हमारे प्रेमानंद महाराज जी, आप जरा इस विषय पर प्रकाश। प्रेमानंद महाराज जी सुन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा है। और जो अभी भाई साहब ने बोला, बढ़िया बढ़िया बोला, जो पुरातत्व में होता चला था, गुफाएं थी, सब कुछ था, सारी चीजें हमको पुनः स्थापित करने की जरूरत है। क्योंकि अगर अपने देश को बचाना है तो संस्कृति को बचाना पड़ेगा। संस्कृति को बचाएंगे तो शिक्षा पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना शिक्षा के संस्कृति बच नहीं सकती। और शिक्षा के ही माध्यम से हमारी संस्कृति को बर्बाद किया गया। उसको पुनः स्थापित करने के लिए जो भी विचारधाराएं हमारे बीच में चल रही हैं, बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण हैं। गुरुकुल, गौशाला, ये दोनों साथ में हों, जैसे पहले हुआ करती थी। वहीं से गौपालक तैयार होते थे, गौ सेवा करते थे और अपने हुनर में कामयाबी तक पहुंचते थे। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ नौकरी के लिए। हमें नौकर बनाना अच्छा है, किसी को पढ़ा करके कि उसको मालिक बनाया जाए। हमको मालिक बना करके सबको रखने की जरूरत है। और जो ये नौकर वाली जो पद्धति चल रही है, इससे दूर हटाने की जरूरत है बच्चों को अपने। क्योंकि आज अमेरिका हो चाहे लंदन, हर जगह नौकरी ही कर रहा है इंसान जाके। मालिक बनने की कोशिश कोई कर ही नहीं रहा है, पढ़ लिख करके जाके नौकरी कर रहा है। विदेशों में विदेश को तरक्की करा रहा है। तो संसाधन हमको अपने देश में ही सब रखने पड़ेंगे कि हमारे बालक जो हैं, नया जो भी पीढ़ी आ रही है, वो हमारी अपने देश में ही रह करके शिक्षा ग्रहण करे और अपने देश के तरक्की के लिए काम करे। विदेशों में जो गमन हो रहा है, भाग रहे हैं, ये रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा सारी विदेश ने अडॉप्ट की और आज वो बहुत तरक्की कर रहे हैं।
हम उनसे बहुत पीछे हैं अभी। चीन, जापान, अमेरिका, इनसे हम बहुत पीछे हैं। वजह सिर्फ यही है कि हमारे देश के जो भी पढ़े लिखे छात्र यहाँ से गए, वहां पे उस देश के लिए काम कर रहे हैं और उस देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार ने न तो सोचा, न हमारे समाज ने सोचा। आज हमारा समाज इस बारे में सोच रहा है, तो ये निश्चित है कि हमारा देश पुनः उसी पुरानी परंपराओं में व्यवस्थित होगा और सबसे पहले जो भारत था वो सबसे आगे बढ़कर चलेगा। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मतलब दोनों बातों को जोड़ते हुए हमारे जो हमारे आ, आचार्य मेधातिथि गणपति शास्त्री जी ने जो बोला और हमें प्रेमानंद महाराज जो कह रहे हैं, अभी इसको लेते हुए और हमने जो बात रखा कि आज मॉडर्न एजुकेशन के बीच में हमें गुरुकुल लाने की आवश्यकता है हर घर से, तो ये सबको मिलाते हुए हम लोग कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ें। इस इन्हीं विचारों पर आगे बढ़ते हुए मैं जीवन चंद प्रेती जी से आग्रह करूंगा कि इसको आगे बढ़ने की बात को। हाँ हाँ, प्रणाम। अंतरिक्ष जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा चर्चा चल रहा है। सब कुछ तो आप लोगों ने बता दिया है गुरुकुल का। मेरे ख्याल से इसमें जो है थोड़ा सा मैं एडिशन करना चाहता था, वो ये कि गुरुकुल में यदि आप गुरुकुल का मतलब गुरु और जो शिष्य है उसकी पर वो आपस में एक दूसरे के द्वारा 24 घंटे वो गुरुकुल में रहते थे, और उसमें जो सब कुछ उनको गृहस्थ का भी, कृषि का भी, गौ पालन का भी, विद्या शास्त्र भी, और उनको हर कलाओं का, जैसे भी कलाओं का चर्चा किया गया, उन सब का ज्ञान गुरु देता था। तो उनके अंदर जो स्किल पैदा होती थी वो उनका सर्वांगीण विकास करता था। तो बहुत अच्छी बात है इस तरह के। अब लेकिन प्रश्न ये है कि हम लोग इसको कैसे कार्य रूप दें और इसको मॉडर्न आजकल, क्योंकि हमारा पहले तो संस्कृत था, संस्कृत में वेद जितने लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में है, और उनको जो है अब हमको बाहर दूसरे लोगों के समक्ष भी रखना है। तो हमें गुरुकुल में ऐसी भी चीजें अभी बताई गई कि उसमें लैंग्वेज का भी, जैसे इंग्लिश है, जर्मन, फ्रेंच है, और इसका भी उसमें एडिशन हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये कैसे अब संभव हो, और इसको ऑनलाइन की बात भी चल रही है, और हम क्या चाहते हैं से कि यह फिजिकली एक जगह पर हम इसको भले ही एक ही करें, लेकिन एक कोई उदाहरण प्रस्तुत अगर हम कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ ही में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चल रहा है कार्यक्रम। बाकी सब तो आप जान कह ही चुके हैं गुरुकुल के बारे में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे समय दिया। अंतरण जी। जी धन्यवाद प्रभु। जी प्रभु। हाँ नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए आगे 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 देखिए, आगे किसी को और। जी जी। थैंक हाँ यू। मैं बलदेव राज सूद जी से निवेदन करूंगा कि आप काफी व्यवहारिक तरीके से ये काम करते हैं, तो जो बातें रखी गई तो उसमें थोड़ा सा आप आगे बात बढ़ाएं। बलदेव राज सूद जी। लुका आज बाहर है क्या? लुका बाहर है। बलदेव राज जी सुन पा रहे हैं? हाँ, अच्छा ये आप म्यूट कर लीजिए जरा। बलदेव राज जी लगता है व्यस्त हैं कहीं। तो आचार्य जी, एक हाँ, मिनट को हमारे हम बात राजा राम यादव जी, आप राजा राम यादव जी आपने अनम्यूट किया, आप कृपया अपनी बात रखें। नमस्कार सभी को, नमस्कार। ये टॉपिक तो जी मेरा जी। नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी चीज आप डिस्कस कर रहे हैं।
तो मैं भी अपनी कुछ क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश करूंगा। शिक्षा का मतलब गुरुकुल का भी उसी से स्टार्ट हुआ, मानव को मानवता की तरफ ले जाना, प्रकृति के साथ सादा जीवन शैली सिखाना ताकि प्रकृति का संरक्षण हो, और स्थायी विकास का जहां नुकसान ना हो, और स्थायी विकास आप सब समझते हैं। हमारे जो गुरुकुलों में आपने 16 शिक्षा बताई, ज्यादातर वेद हैं, उसमें 4 और उपवेद हैं, और न्याय और ऐसी व्यवस्था है। और आपने 64 कलाएं बताई। मैं इन 64 कलाओं को देख रहा था। आज तो ये 64 का 64,000 हो गई है, तो उस टाइम ये कलाएं 64 में ही बांटी होगी। आज जैसे एग्रीकल्चर फील्ड्स में वृक्षा आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक वृक्षा है, तो अभी तो एग्रीकल्चर में ही 100 सब्जेक्ट हो गए। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, 64 भी ठीक है, लेकिन जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज डिस्कस कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जो वो होता था, वेद में ही सारा ज्ञान था, इसमें सच्चाई है जो आज इन इतनी विद्याओं में भी नहीं है, तो उसको वापस कैसे लाया जाए। वापस लाने का अभी जो तरीका डिस्कस किया हुआ है, तो उस गुरुकुल को कैसे बनाया जाए। आज के जो मॉडर्न गुरुकुल भी हैं, और उसमें तो इस तरह का है नहीं। तो शिक्षा में सुधार के लिए, क्योंकि मॉडर्न साइंस भी जरूरी है सर्वाइवल के लिए, और हमारे पास जो पुरानी पद्धति गुरुकुल की शिक्षा की थी, आज वो मॉडर्न शिक्षा में हो गई है। कैसे हम हर एक चीज को जोड़ें कि ओवरऑल देश भर में जो भी आज की शिक्षा पद्धति है, उसको किस तरह पद्धति को बदलें, किस तरह सिलेबस को बदलें, किस तरह उसमें क्या इंप्रूवमेंट करें कि ओवरऑल ज्यादातर लोग समझें। अब आपका जो विषय है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो भुला दिया गया है। तो उसमें आप लोगों ने भी बताया है, उसमें हम 1 2 3 4 5 कुछ इस टाइप के गुरुकुल बेसिक रूप के तैयार करें कि हम वहां तक पहुंचें। अब पूरे देश भर में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। पहले हम मॉडल, उसमें थोड़ी साइंस भी, उसमें थोड़ा सा मॉडर्न भी जोड़ते हुए हम उनको कैसे शुरुआत करें। आपने ठीक कहा कि जो जो गर्भावस्था से संसार से लेकर आगे तक बढ़े, तो पहले तो जो इस तरह का फॉलो करेंगे वो हमारे कुछ ग्रुप बनेंगे, कुछ में से फिर वो आगे उसको बढ़ाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 4 5 6 मॉडल टाइप के गुरुकुल इस तरह बने जिसमें इसको रिवाइव किया जाए, क्योंकि मुझे तो आज तो नहीं लग रहा है कि रिवाइव है। आप 2 3 4 5 जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसको वापस लेने से शुरू से ही उसका क्या सिलेबस होगा, जैसे शास्त्री जी ने भी डिस्कस किया है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस तरह से हम बढ़ें। और बिल्कुल सही बात है कि इनको मॉडिफाई करने में नहीं होगा। हम एक ही जगह, आजकल उस दिन भी बहुत डिस्कस हुआ था कि हम उत्तराखंड में ही काफी ऐसे कुछ स्कूल और कुछ ऐसे आश्रम हैं अवेलेबल, जिनको हम इस टाइप के गुरुकुल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां फिर उस लेवल पर पहुंचे जो आपने डिस्कस किया है। ये तो हो गई गुरुकुल व्यवस्था और हमारी पारंपरिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। लेकिन ओवरऑल ये सब्जेक्ट शिक्षा में सुधार या शिक्षा में किस तरह हम ओवरऑल देश लेवल पे करें, तो इसमें 2 टॉपिक और डिस्कस हुए थे। एक टॉपिक तो डिस्कस हुआ था कि ये एक ऐसा स्कूल बनाया है, यूनिवर्सल स्कूल, जिसमें एजुकेशन टीचर की जरूरत नहीं। वो अशोक ठाकुर जी का डिस्कस हुआ था, और वो स्कूल भी काफी किसी 1 2 मॉडल के रूप में खड़ा हो सकता है कल को लोग उसको ज्यादा पसंद करें। गुरुकुल को तो पसंद करेंगे, उसमें तो हमने वो वेदों की वो स्टडी पे पहुंचना है जो डिटोरिएट हो गई है आज की डेट में। तो एक 1 2 ऐसा भी बनाया जाए जिसमें जो अशोक ठाकुर की जगह मुनि इंटरनेशनल स्कूल है, जिसमें बच्चे ही बच्चे को पढ़ाते हैं, और उसका डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, ओवरऑल अच्छा हुआ है। दूसरा एक स्कूल का डिस्कशन संजय भंडारी जी ने किया, बॉम्बे में कहीं कुछ मॉडल किया है,
उसमें ये गुरुकुल का भी कुछ पोर्शन आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का भी कुछ पोर्शन आता है, और उसको भी एक दो मॉडल इस तरह के लोग जैसे आप गुरुकुल के साथ जुड़े हुए हो 5-10, ऐसे ही कुछ लोग उसके साथ भी जुड़ के, और ये 3-4 मॉडल बने। अब ओवरऑल ये हो गया कि ये तो आप करिए क्योंकि ये तो बड़ी रिसर्च है और बड़ा काम है, लेकिन ओवरऑल हम इन स्कूलों में जो भी है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, अलग अलग बोर्ड है, पूरे देश भर में हम कुछ पोर्शन में या कुछ इसमें कैसे लाएं, शिक्षा की पद्धति में, शिक्षा की सिलेबस में, शिक्षा के सिस्टम में क्या चेंज करते हुए, और कैसे हम प्रकृति को जोड़ें, मानवता को जोड़ें, और हम उसमें ये भी ऐड करते हुए बाकी सब्जेक्ट भी रखें, क्योंकि वर्ल्ड के कंपटीशन में भी पीछे नहीं रहना है। तो हम सबको ही लोअर लेवल पे एक लेवल पे लाएं, फिर वो सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट हो सकते हैं, कुछ वेदों में जा सकते हैं, कुछ साइंस में जा सकते हैं, कुछ दूसरे सब्जेक्टों में जा सकते हैं। तो इस तरह का माहौल इन स्कूलों में कैसे करें, इसमें ये थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। अब 2020 में इन्होंने एजुकेशन नीति भी बनाई है, उसमें कुछ चेंज भी किया है कि इन बच्चों को उस तरह से पहले ये पढ़ाया जाएगा, बाद में ये पढ़ाया जाएगा। तो सबका कुछ जोड़ के और इस तरह भी कुछ प्लान हो सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा सब्जेक्ट नहीं था, पर भी मैंने कुछ बोलने की कोशिश की है, माफ करना कोई गलती है तो। धन्यवाद। बहुत अच्छा बात, आपने सभी बातों को जोड़ दिया, आपका ये खूबी है। और के लिए तो हमें आपकी सब्जेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन आपके पास जो अनुभव और ज्ञान है वह पूर्णता की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजा राम, ब्रिगेडियर राजा राम जी। अम, अभी बल्लेराज सूद जी को मैं आह्वान कर रहा था, अच्छा हुआ उनका हाथ भी उठ गया। तो माननीय बल्लेराज सूद जी, आप कृपया इस विषय पर प्रकाश डालिए। सभी बंधुओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। बहुत अच्छा विषय आज चला हुआ है अपने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और प्राचीन पद्धति जो है। दरअसल ऐसा है कि हमारे यहाँ कहा गया है या विद्या सा विमुक्ते, विद्या वो जो मुक्त करे, जीवन मरण के चक्र से दूर करे, छुटकारा दिलाए। क्योंकि जीव जो है देखो, अपनी मनुष्य योनि जो है सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई है। तो हमारे यहाँ तो ये गुरुकुल जो पद्धति थी, वो गुरुकुल में मतलब अपने अपने जो कर्म के अनुसार शिक्षा जो दी जाती थी, और वास्तव में जैसे ज्ञानवर्धन किया जाता था गुरुकुल में। हमारे गुरु जो होते थे वो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाने का एक प्रक्रिया थी गुरुकुल। अब दरअसल अर्थकारी विद्या हुई है, आजकल की विद्या है वो अर्थकारी विद्या है। पैसा कैसे कमाया जाए विद्या के माध्यम से, जबकि विद्या जो है वो केवल मात्र अपने गुण कर्म के आधार को आगे बढ़ाती थी। इसलिए हमारे यहाँ 4 वर्ण बनाए हैं और 4 आश्रम बनाए हैं। तो ये तो बहुत सर्वश्रेष्ठ पद्धति हमारे यहाँ थी। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जितना भी संसार चला हुआ है इसमें ये प्रकृति इसको चला रही है। प्रकृति माने यानी सरसा, अहंकार विमुक्त आत्मा करता हम सृष्टि चल रही है, चल और ईश्वर को उसको चलाना है। हम अहंकार मैं कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं। वास्तव में ज्ञान यही है। तो हमारा जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का कारण विश्व गुरु माना गया, वो ज्ञान लोप हो गया, लुप्त हो गया है। उस ज्ञान को गुरुकुल के माध्यम से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। मेरा तो कहना यह है कि गुरुकुल प्राचीन पद्धति जो थी उसको पुनः स्थापित किया जाए, और वर्तमान जो अर्थकारी विद्या है, अर्थकारी विद्या जो है वो केवल अर्थ कमाने के लिए विद्या है। तो ये अर्थकारी विद्या जो है ना तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है, न समाज का कल्याण कर सकती है। हाँ, हमारे यहाँ जो हम तो अपने पैतृक धंधे से, पैतृक धंधों के माध्यम से हम अपना जीवन निर्वाह करते थे, और इसी कारण से हमें हमारे देश को एक सोने की चिड़िया कहा गया। आज से अगर 200 वर्ष 500 वर्ष पूर्व हम देखें तो क्या था हमारे यहाँ सब कुछ था, सोने की चिड़िया थी हमारे यहाँ।
परंतु ये जो मतलब हमारे लुटेरे बाहर से आए, उन्होंने हमारा धन भी लूटा, हमारा संस्कार भी लूटा, हमारी शिक्षा भी लूटी। तो इस ये जो हम लुट गए हैं, इस लुटाई को ठीक करने के लिए पुनः इस अपने जो पद्धति है, पुनः उस पद्धति को हमें जागृत करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारा भी कल्याण होगा, हम सारे विश्व का भी कल्याण हम कर सकते हैं। तो इसलिए जब विश्व गुरु, इसीलिए हमें कहा गया था हमारे देश को कि हम हर प्रकार से संपन्न थे। अर्थ की दृष्टि से हम संपन्न थे, विद्या की दृष्टि से भी हम संपन्न थे, कर्म की दृष्टि से हम संपन्न थे। आज हम विपन्न हुए हैं, तो इस कारण से ये गुरुकुल पद्धति जो उसको पुनर्स्थापित करना बड़ा आवश्यकता है। मैं आचार्य जी को नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि आचार्य जी गुरुकुल के लिए अपने जो दे रहे हैं। और इसी प्रकार गुरुकुल पद्धति जो है वो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इस पद्धति को हम लागू करेंगे तो हम सारे विश्व का कल्याण कर सकते हैं, अपना भी कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद, आभार। जी, बहुत बहुत आभार हमारे बलदेव राज सूद जी। और अब हम यह जो आपने बात को मिलाकर प्रस्तुत किया, वह है कि यह चाहत है, और इस चाहत के लिए हमने शुरू में एक्शन प्रोग्राम से ही शुरू किया था, और हमारे गणपति शास्त्री जी ने उसकी आंतरिक बात को कहा। अब इसमें एक्शन प्रोग्राम में इस पर विचार की आवश्यकता है कि इसमें इसका एक करिकुलम, एक सिलेबस बनाकर, जो हमारे ब्रिगेडियर राजा राम जी कह रहे थे कि उसकी एक मॉडल भी बनाई जाए। और मेरा भी जो आग्रह है कि मॉडर्न एजुकेशन में भी इसको जहाँ जहाँ स्वीकृति मिल सकती है वहाँ इसको डाला जाए। और जो मैंने 4-5 ग्रुप्स की बात भी कहा कि उन लोगों के बीच में भी ले जाया जाए। अब इसके बाद मैं निवेदन करूँगा हमारे मदन लाल जी वरिष्ठ हैं, वो अगर इस पर प्रकाश डालना चाहें तो आमंत्रण, कृपया मदन लाल जी। और भी जो भी साथी बोलना चाहते हैं कृपया अपने हाथ उठाएं और उस बात को आगे बढ़ाएं। हमारे पास 15-20 मिनट से 15 मिनट से मदन लाल जी। और भी कोई साथी जो बोलना चाहते हैं कृपया अनम्यूट करके बोलें। सचिन पाटिल जी, अवतार मेहर बाबा की तरफ से। जय मेहर बाबा, जय सतगुरु। अभी हमें हमीरपुर में है, यहाँ मेहर बाबा का स्थान बना हुआ है। ये अब सब लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और मेहर बाबा ने बताया था कि यहाँ सारे ब्रह्मांड मौजूद है। अब ये जो हम गुरु की बात कर रहे हैं, तो आज के जमाने में गुरु किसको चुना जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और गुरु परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट मास्टर तो चुनना है। तो मेहर बाबा ने बताया चुनना है तो परफेक्ट मास्टर को ही चुनना चाहिए, जिसकी चेतना इन्फिनिट हो चुकी है। तो ये हमारे कंसेप्ट जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम ये केवल भौतिक जगत में जो दिख रहा है उसका डिफाइन करके फायदा नहीं है। इससे जेन्युइन काम नहीं होना है। अगर हम वास्तव में जेन्युइन काम करना चाह रहे हैं, युग व्यवस्था परिवर्तन है, समाज में भेद नष्ट करना है, ये विश्व गुरु की जो संकल्पना है, ये ऐसे ऐसे साबित नहीं कर पाएंगे हम। एक तो हमें परफेक्ट मास्टर को गुरु चुनना पड़ेगा, जो ऊंचे से ऊंचा है। आज के जमाने में वो मेहर बाबा ने कहा था, मैं न साधु हूँ, संत हूँ, ना वली पीर फकीर हूँ, मैं नीचे से नीचे तो हो ही नहीं सकता। देन हु आई एम, देन आई मस्ट बी द हाईएस्ट ऑफ द हाई। तो इनकी जो कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। इनके एक एक शब्द साबित हो रहे हैं। जैसे इन्होंने 45 साल मौन रखा मेहर बाबा ने,
और बोला, और अल्फ़ाबेट कीबोर्ड यूज करते थे, उसमें ए से लेके जेड तक लेटर्स लिखे थे, और जीरो जीरो से लेके 9 तक डिजिट रख लिखे थे। तो उससे उंगली घुमा के वो अपना मैसेज देते थे। बाद में वो भी गिव अप कर दिया। तो उसमें बताया था कि आई विल प्ले द होल वर्ल्ड ऑन माई फिंगर टिप्स। तो आज हम उसका मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं पूरे विश्व भर में, कि हम अपनी वाणी को मौन रख के कैसे हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, क्या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, टैब यूज कर रहे हैं, इवन रिमोट यूज कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। रिमोट के द्वारा ये एआई की टेक्निक आए हैं, वो भी बहुत हद तक वो चुपचाप चल रहा है शांतिपूर्वक तरीके से। तो ये उनका मैनिफेस्टेशन है। तो उनके कहने के अनुसार न्यू ह्यूमैनिटी विल कम इनटू एग्जिस्ट। तो सारे ये भेद मिटने वाले हैं, धर्म के, जात के, जितने भी बंधन है, ये मनुष्य के बनाए बनाए बंधन है, ये मन के भ्रम है। इसके पार जब जाएंगे तभी जाके ईश्वर का दर्शन होगा। हमारे गुरुकुलों में भी यही सिखाने की जरूरत है, जो सनातन संस्कृति है क्या। तो सनातन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि तिलक क्यों लगाना है, चोटी क्यों रखनी है। वो सब साइंटिफिक दृष्टया सब सब कुछ ऑलरेडी हमारे किताबों में किसी ने लिखा है, वेदों में लिखा है, सब जगह उसका उल्लेख है। हम उसको कभी जानने की कोशिश नहीं की, इसकी वजह से उसको लोग अंधश्रद्धा कहते हैं। और उसकी वजह से ड्युअलिटी पैदा हो गई है। और इसके मार्फत इसी की वजह से हम गांधी को भी रिलीवेंट कर रहे हैं, कि गांधी जी ने कहा था कि एन आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो हमको प्रथम का काम करना है कि द्वंद्व अगर हटाना है तो हमें सच्चाई का ज्ञान करवाना पड़ेगा। और सच्चाई क्या है? वो है सनातन। सनातन को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये भारतीय संस्कृति में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कैसे इवॉल्व हो गए। मेरा उसके बारे में कुछ लिखने का भी काम चालू है, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंटिफिक गॉड। अब गॉड कैसे साइंटिफिक हो सकता है? जैसे हम किसी को बुखार आता है, मानो गॉड का भी बुखार है, तो वो कितना बुखार है? वो उसका बुखार इन्फिनिट है। अब बुखार की जगह चेतना शब्द रिप्लेस करिए, तो उसकी चेतना इन्फिनिट है, हमारी चेतना इन्फिनिट है नहीं। तो बुद्धा ने एक बार कहा था कि बुद्ध होना उसकी, बुद्ध की मोनोपॉली नहीं है, सबको बुद्ध बनना है। इसका अर्थ ये है कि सबको वो इन्फिनिट चेतना प्राप्त करनी है। ये सारी चीजें जब तक हम डिस्क्राइब नहीं करते, तो टोटल चेंज, टोटल परिवर्तन, जिसको युग का परिवर्तन भी कहा जा सकता है, ये होना नहीं है। क्योंकि हम भौतिक जगत के ये विश्लेषण कर रहे हैं परिस्थिति का। समय में हो रहा समझे? है। हाँ सचिन भाई कंक्लूड कीजिए प्लीज। नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ जी, एक ये और बस इतना बात ही बोलिए। कहना है कि भाई एक दूसरे को हम घूर घूर के देखना बंद करने के लिए हमारा अज्ञान दूर करना जरूरी है। बस इतना ही कहना है। जय मेहर। जी धन्यवाद। ये हमारा तो कभी अभी ये रू, कनेक्शन। रू हम्म, ये अभी मैं हमीरपुर जी में हूँ, ये कानपुर के नजदीक है। कोई इधर कभी इस रास्ते से निकलता है तो जरूर आइए, स्वागत है। मैं अभी 8-10 दिन हूँ यहाँ पर। ठीक है, जी जी, धन्यवाद। जय मैम। तो हाँ जी, जारी रखे।
या एक विचार को नहीं लेकर सबके विचार को, यूनिवर्सल जो थॉट है, जो वैदिक विचार है, उसको उसके आधार पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है हमें। और अंत में अभी हमारा मैसेज हमारे संजय समर जी का आ रहा है, तो संजय समर जी से निवेदन करेंगे कि जो आप बातें लिखे हैं उसको कृपया आप अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत करें। समय हो चुका है। धन्यवाद सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अब हमारे पास आधुनिक समय में इतिहास के अंदर जो हमारे साथ घटित हुआ वो सब कुछ हमें अच्छी तरह से मालूम है, और अब भविष्य कैसा हो यह हमारे हाथ में है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान में हम लोग सही चिंतन करें और एक दूसरे का साथ दें, न कि एक दूसरे की टांग खींचे। तो हमारे धर्म के अंदर जो इतने तरह तरह के मठ और इतने तरह तरह के साधु बाबा सब हैं, उन सबको हमें एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम सबको एक सूत्र में बांधेंगे तो धर्म के द्वारा ही सनातन यूनाइटेड बनेगा, एक बनेगा, उसमें एकता आएगी। लेकिन जब धर्म के सूत्रधार जो हैं वो स्वयं ही बंटे रहेंगे आपस में, तो सनातन संस्कृति का उद्धार कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसके लिए आवश्यक है कि सब कोई लक्ष्य के प्रति समर्पित हों, ना कि अपने अपने हित और अपने अपने अहंकार को की ही सेवा करते रहें। जैसे शंकराचार्य हैं, और किसी में भी हमें सनातन के अंदर कोई भी एका देखने को नहीं मिलता। सब अपने अपनी, बोलते हैं, अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, यही हो रहा है। तो हिंदू समाज को एकत्र करने के लिए आज आवश्यक है। अब हमारे यहाँ देखिए सर, अक्षरधाम बन गया और क्या क्या बन जाते हैं सर, और सब अपनी अपनी सत्ता और अपनी अपनी साम्राज्य को ही आगे रख करके और आगे बढ़ना चाहते हैं, और कहते हैं कि हम ही सत्य हैं और हम ही सही हैं और बाकी के लिए कोई नहीं। जबकि हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि समाज के सभी लोगों को एक सही नेतृत्व मिले। समाज की एक धार्मिक जागृति, पुनर्जागृति जब तक नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है सर कि प्राचीन समय में हम इतने आगे रहते हुए भी किस तरह से पहले, मतलब मुगलों के द्वारा और फिर अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या हमारा हश्र हुआ, और और उसके बाद हमने देखा है किस तरह से बंटवारा हुआ, तो हम किस तरह से काटे गए। और आज की डेट में भी अगर देखें तो बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, सब जगह पे सारे हिंदू पलायन करके, और जो पलायन हम कहते हैं एक स्थान से पलायन, और ये धर्म से पलायन हो रहा है सभी को। और खास करके पंजाब में सिखों को देखिए, अरे बाप रे, सब ईसाई बन रहे हैं। सिख जो हैं वो ईसाई कैसे बन सकते हैं? मतलब ये तो एकदम जो है इतना जबरदस्त भारत के विरुद्ध में सब कुछ हो रहा है। लेकिन तब भी हम यही कहते रहेंगे कि हमारा सनातन महान है, हमारा सनातन ही रहेगा और हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, जबकि हम दिनों दिन हमारा ह्रास हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ साहब कि धर्म के क्षेत्र में जो अगुवा हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी मैं अवतार मेहर बाबा जी को सुन रहा था, तो उनमें से इस तरह के लोग जो हैं वो अपने हितों को थोड़ा बहुत, अपने स्वार्थ को थोड़ी बहुत आहुति दें, अपने अहंकार की थोड़ी बहुत आहुति दें, और पूरे समाज को एक लाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं, तो उनके एक कदम के पीछे करोड़ों कदम होंगे। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो ये इसकी आवश्यकता है। और आज अगर हम एक सूत्र में बंध गए, जैसे अब कोई भी धर्म को देखो, सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। मुसलमान आपस में चाहे कितने भी लड़ झगड़ रहे हों, लेकिन फिर भी उनको कोई ना कोई चीज एक सूत्र में बांधी हुई है। तो हमें भी इस तरह से एक सूत्र में बांधने के लिए ओम जो है, ओम बहुत ही बड़ी ताकत वाला शब्द है, और ये पूरे ब्रह्मांड को समाहित करता है। तो हम ओम को अपनी पहचान बनाएं, चाहे शूद्र हो चाहे कोई भी हो, सभी कोई ओम जो भी कहे, ओम को एक सूत्र बनाएं हम, और हमारे मंदिर भी उसी तरह के बने, न कि
मंदिर में सिर्फ ओम की ही क्यों ना प्रतिध्वनि हो, ओम का ही क्यों ना वहाँ पे प्रतिस्थापना हो, और इस तरह से एकता हमारे अंदर आनी चाहिए। तो बहुत बड़ी सोच है, बहुत काफ़ी समय लग जाएगा इसमें। मैंने भी बहुत अध्ययन किया है इस बारे में, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर एक नई तरह की सोच लेकर के आगे बढ़ें, तो बहुत ही कुछ हासिल कर सकते हैं। और आज का समय ये कहता है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। यही कहते हुए मैं विराम देना चाहता हूँ। सभी का धन्यवाद। ये बात तो सही कही आपने। वो जैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दरमियान इंटीग्रेशन के लिए तिरंगा झंडा इवॉल्व हो गया, ऐसे हम सनातन को एक बैनर के नीचे अगर लाना चाहते तो वो क्रिएशन का पॉइंट है। ओम पॉइंट इज द क्रिएशन पॉइंट, जो निराकार को साकार का और निराकार का सेंट्रल पॉइंट है। ये तो ओम के बारे में तो, और वो ओम पॉइंट प्रेसिडेंट हाउस में है, ये मेहर बाबा ने बताया है। ये वहाँ फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे उनके सेक्रेटरी थे WD केन्स। वो मैं और उनको 3 कमरे अलॉट किए गए थे प्रेसिडेंट हाउस में। उसमें एक कमरे बस खत्म करता हूँ। एक कमरे में बाबा रुके थे, तो एक खिड़की में कील ठोकी थी। बाबा ने बोला दिस इज यूनिवर्सल ओम पॉइंट। उसमें बाबा की एक फोटो भी लगी थी, तो उसमें बोला कि दिस फोटो इज मोर पावरफुल देन मी। वो कमरा अभी कोई रिनोवेट, कुछ लोग गए थे उसको बोलने, देखने गए थे। मैं प्रेसिडेंट को जब मिला था तो सिर्फ बताया था वो कमरा कहाँ है। वो अभी मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन जाएंगे फिर कभी। और इसी वजह से दुनिया के जो भी जितने भी इंटेलेक्चुअल उन्नत आत्माएं हैं वो दिल्ली में आ रहे हैं। जैसे एम्बेसडर लोग हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, कोई इंटेलिजेंस के लोग आते हैं। अपने भी देश का कैपिटल बना हुआ है, पहले तो 1911 तक कोलकाता में था। ये उसका रीजन है कि वो मुझे ओम पॉइंट के आप नजदीक आ रहे हैं सारे सचिन लोग। पाटिल जी, हाँ जी। सचिन पाटिल जी, जब आपको बोला नहीं गया तो आप प्लीज ना बोलें, क्योंकि ये हाँ विषय आपस में चर्चा करने का नहीं है ना। आपका हाँ। समय था वो, क्योंकि फिर समय नहीं नहीं, होता है। मेरा बात आपकी खत्म बात हुआ। को इससे छोड़ के, नहीं नहीं, इससे आपकी बात को छोड़ संदर्भित के, था। हाँ, इससे नहीं नहीं, संदर्भित फिर भी था, वो जरूरत बात होगा रख तो दिया। आपको परमिशन लेना चाहिए ना बोलने के लिए। फिर तो ठीक आपस है, में फिर ठीक। चर्चा नहीं होता। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। खत्म है। जय हिंद। हम लोग कोई भी विचार है, जैसे आपके विचार को इन्होंने ये किया, हमारे ये संजीव समर जी ने तो, ये कोई भी विचार है वो विचार अपने अपने आ रहे हैं, और इस पर हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज समय हो गया है। तो अंत में मैं जी अपने समय वरिष्ठ, हो गया है, आचार्य जी समय हो गया, समय का भी ध्यान रखिए। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि समय हो गया उनको, इसीलिए रुकने के लिए कह रहा था। समय हो गया है, इसीलिए अब अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए जो गुरुकुल चर्चा हो रही थी उनका दीदी बुला कि कृपया आए और सबको आशीर्वाद देते हुए सुनिए। अलका दीदी सुनिए। सुमेर सिंह जी से करा दीजिए, सुमेर सिंह जी हाँ कुछ हाँ, बोलना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ सुमेर इतना सिंह जी कहना आप, चाहता हूँ, कोई कार्य योजना है या सिर्फ ये चर्चा ही है? आप ही बनाओ कार्य योजना, आपके पीछे हम लोग चलेंगे। आप कार्य योजना स्थापित करिए और दिल्ली में धरना प्रदर्शन की तैयारी करिए। कोई तो आगे बढ़े, नहीं तो धर- मैं बनाऊं कार्य योजना, मेरी बात मानिए। कोई किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। एक दूसरे को लेक्चर पिलाया जा रहा है केवल टॉनिक के रूप में। अरे कोई रास्ता पकड़ो, तब सा काम होगा। खाली चर्चाओं से नहीं कुछ होता है। रोज रोज मीटिंगें हो रही हैं, कोई उद्देश्य नहीं बन रहा है।
कहीं जाने का कोई कानून नहीं बन रहा है, कहीं धरना प्रदर्शन की बात नहीं हो रही है, केवल मांग मांग मांग, अपनी अपनी बातें लोग बताए पड़े हैं। एक एजेंडा बनाइए, उस पर उतर जाइए सब लोग। मैं देता हूँ मानिकपुर में जगह, बनाइए गुरुकुल, 35 बीघे जमीन, बिल्डिंग बनी हुई, अभिषेक जी जानते हैं। कर लीजिए प्रोग्राम, बनाइए, एक जगह शुरू करिए काम। बहुत सही, धन्यवाद। तो इसको जो इन्होंने एक शब्द बोल करके या पूरी बात को ठीक से एकदम सही बता दिया, हमारे सुमेर सिंह जी को साधुवाद कि, और हमारे प्रेमानंद महाराज ने जो बोला कि इस एक्शन, हमारे गुरुदेव भी यही कहते थे कि कर्म ही मनुष्य को, तो इसीलिए एक्शन, हमारा एक्शन प्रोग्राम के लिए हमारे वो भी बोलते रहते हैं हमारे कमलानंद महाराज, भाई कमलानंद यानी डॉक्टर कमल तौरी जी भी। तो अंत में आज का यह वक्तव्य को समाप्त करते हैं, श्री भाई भी नहीं है, और तो आज का दिन अच्छा रहा, और इसको हम एस्टिमेट करेंगे, जिनकी जो बातें हैं उसको आगे फिर हम आगे अगले शुक्रवार को इसी गुरुकुल के एक्शन प्रोग्राम पर आगे बात करने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद सबको, धन्यवाद, नमस्कार। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर कुछ बातें रखनी होंगी तो हम रख सकते हैं। धन्यवाद।